यूपी टेट के हिंदी पेडागोजी के इस सेक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी टेट के 10 जो महत्वपूर्ण पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उनको देखेंगे। यह प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं और इसमें पेडागोजिकल टाइप के प्रश्न भी लिए गए हैं। यदि इन 10 में से आप 7 प्रश्नों के सही जवाब दे देते हैं तो इसका मतलब हिंदी वाले सेक्शन में आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इन 10 में से 7 प्रश्नों पर आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए, यानी इससे ज़्यादा आपको सही करने होंगे। तो पहला ही प्रश्न आपका है कि किस तिथि में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, बी है 14 सितंबर 1949। तो दोस्तों बी वाला ही सही है। 14 सितंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि हिंदी ही हमारी राजकाज की भाषा होगी, यानी सारे जो काम होंगे भारत सरकार के वो हिंदी भाषा में किए जाएंगे। अब सेकेंड प्रश्न पर आ जाते हैं दोस्तों कि दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या कितनी होती है। आखिर दल शिक्षण होता क्या है। तो दल शिक्षण में शिक्षकों की मात्रा भी ज़्यादा होती है और बच्चों की मात्रा भी ज़्यादा होती है। हालांकि बच्चे चाहे जितने भी हों, लेकिन कम से कम कितने शिक्षक उसमें होने चाहिए। आपका ऑप्शन ए है एक भी नहीं, ऑप्शन बी है शिक्षक का अभाव, ऑप्शन सी है 20 से अधिक, या ऑप्शन डी होगा 1 से अधिक। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन आपका होगा वो डी वाला हो जाएगा, यानी दल शिक्षण में 1 से अधिक शिक्षक चाहिए। छात्र चाहे जितनी भी मात्रा में हो, लेकिन शिक्षकों की मात्रा 1 से कम नहीं होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा चाहे जितनी भी हो सकती है। आपके सामने तीसरा प्रश्न है कि कुमाऊनी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो कुमाऊनी बोली यह पहाड़ी बोली है और यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में थोड़ा बहुत बोली जाती है। इसी के साथ दक्षिणी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है, यानी यह हिमाचल और उत्तराखंड के आसपास की भाषा है। तो ऑप्शन बी आपका इसका सही हो जाएगा। इसमें आप यदि कुमाऊनी को समझेंगे, गढ़वाल वाला क्षेत्र जो है, तो उसमें ना ही छत्तीसगढ़ आता है, ना ही बिहार आता है और ना ही हरियाणा आता है। तो ऑप्शन बी ही आपका सही आंसर होगा। चौथा नंबर का प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर गलती से 3 टाइप है, 4 होना चाहिए। भाषा का मुख्य कौशल नहीं है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने की एक प्रवृत्ति होनी चाहिए आप में। यदि प्रश्नों को आप सही से पढ़ पाएंगे तो ही उत्तर भी सही दे पाएंगे, अन्यथा इसमें उत्तर गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो भाषा का मुख्य कौशल नहीं है। तो देखिए, लिखना और सुनना यह भाषा का मुख्य कौशल होता है। पढ़ना भाषा का मुख्य कौशल है। बोलना भाषा का मुख्य कौशल होता है, लेकिन चलना जो है भाषा का मुख्य कौशल नहीं होता है। चलना एक शारीरिक प्रक्रिया होती है और चलने को लिखने पढ़ने वाले मुख्य कौशल में शामिल नहीं किया जा सकता। डी वाला गलत है और जो गलत है वही सही है। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों, मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी है। तो मातृभाषा किसे कहा जाता है। तो मातृभाषा जो जन्म से बिना किसी के प्रभाव में आए, जो हम सीखते हैं, जिस भाषा को पहली बार हम बोलना सीखते हैं, वही हमारी मातृभाषा होती है, यानी माता के मुख की भाषा। तो इसकी विधियां कौन कौन सी हैं सीखने की। तो देखिए, आगमन विधि है, निगमन विधि है, अनुकरण विधि है। यह तीनों ही विधियां मातृभाषा सीखने में सहायक होती हैं। इसी के साथ प्रत्यक्ष विधि, परोक्ष विधि, जितनी विधि आती हैं सारी की सारी मातृभाषा में आ जाएंगी। तो उत्तर आपका जो सही होगा वो सभी सही हैं, यानी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अनुकरण क्या होता है। अनुकरण कहते हैं देख देख करके सीखना, जो दूसरे बोल रहे हैं उसी तरीके की नकल करके सीखने को अनुकरण कहा जाता है। बाकी आगमन उदाहरण दे करके बताए जाते हैं और निगमन नियम देने के बाद बच्चे को बताया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, काहे को बियाहे परदेश सुन बाबुल मोरे। काहे को बियाहे परदेश सुन बाबुल मोरे। दोस्तों यह एक बड़ी सी कविता है और यह किसके द्वारा लिखी गई है, किसने इसे लिखा है। तो यह लिखा गया है अमीर खुसरो जी के द्वारा। यह बहुत वर्षों के पहले, आप मान लीजिए 1000 साल पहले यह लिखा गया गीत है आमिर खुसरो का, और यह आज भी गाया जाता है। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो बी वाला हो जाएगा। तो आपके इसमें से कितने प्रश्न सही हुए हैं उसे आप कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 7वां है, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है। वस्तुपरक ज्ञान, ज्ञानार्जन, कौशल और ज्ञानोपयोग, यानी ज्ञान का उपयोग
ज्ञानोपयोग है, कौशल सीखना, ज्ञानार्जन करना। जो BCD है यह सभी के सभी व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है, यानी व्याकरण क्यों पढ़ाया जाता है, उसकी शिक्षा क्यों दी जाती है, इन तीनों उद्देश्यों के कारण। लेकिन वस्तुपरक यानी वस्तुओं को समझने के लिए या मनोरंजन के लिए व्याकरण की शिक्षा नहीं दी जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है। तो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण आपके ऑप्शन ए है BS ब्लूम, और इन्होंने ही किया है दोस्तों। बाकी रॉबर्ट मैगर, रॉबर्ट मिलर और BO स्मिथ ने दूसरी संकल्पनाएं दी हैं। BS ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है, इसे ब्लूम टेक्सोनोमी नाम से जाना जाता है। अब अगला पे हम लोग चलते हैं। निम्न में से किसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण क्या होता है कि एक दूसरे पर अधिकार दिखाना, अधिकार जताने को ही अधिकरण कहा जाता है। तो अधिकार इसमें से किसमें दिखाया जाता है। गंगा जल, गंगा का जल, सत्तासीन, सत्ता पे आसीन, वाहनारूढ़, वाहन पे आरूढ़, रेखा चित्र, रेखा चित्र जो खींच करके बनाया जाए पेंसिल वगैरह से उसे रेखा चित्र कहते हैं। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वाहनारूढ़, वाहन पे आरूढ़ होकर, वाहन पे आरूढ़ होकर। तो पे जिसमें आ गया ना वही होगा, यानी एक दूसरे पे अधिकार दिखा रहा है कि हम वाहन के ऊपर आरूढ़ हैं, बैठे हुए हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। तो दोस्तों घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। आपके ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या भारतेंदु काल। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, रीतिकाल के कवि घनानंद जी को माना जाता है। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1673 से लेकर के 1760 तक माना जाता है। और इस पीरियड में यानी 1673 से 1760 वाला जो पीरियड है वो रीतिकाल के टाइम का आता है। और इस काल में पैदा हुए थे कवि घनानंद। इनकी जो कविताएं हैं वो रीतिकाल से थोड़ी सी मुक्त हैं, और साथ ही साथ प्रेम की पीड़ा इनकी कविताओं में दिखती हैं। तो ये रहे 10 प्रश्न दोस्तों, और 10 में से आपने कितनों के सही आंसर दिए उसे आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने 10 में से 7 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हों तो मान के चलिए आपके हिंदी वाला सेक्शन बहुत ही अच्छा है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है।